हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। और आज मैं तुम्हारे लिए ले आई हूं तुम्हारी बिजनेस का बुक नंबर 2 का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज से हम बुक नंबर 2 करने वाले हैं स्टार्ट, क्योंकि पिछला सारा कुछ मैं ऑलरेडी तुम्हें करवा चुकी हूँ। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है जहां से तुम्हें सारे चैप्टर्स कंट्रोलिंग तक सारी डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज से हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि वन ऑफ द सबसे ज्यादा डिफिकल्ट येट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल भी आपके पास है। देखो, ऑल्दो न्यूमेरिकल 99% ऑफ द टाइम तुम्हें तुम्हारे पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, पर फिर भी हम कर लेते हैं सो दैट 1% अगर आ जाए तो हम वहां पे गलती ना करें। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा चैप्टर है बिजनेस का, चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, आज से इसको हम करने वाले हैं स्टार्ट। 20-20 मिनट्स के छोटे छोटे लेक्चर्स में 3-4 पार्ट्स में हम इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे सारे के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, अकाउंट सीखो बिजनेस, हर चीज का डिटेल लेक्चर तुम्हें मिलेगा। वहां से जाके प्लेलिस्ट को सेव कर लेना ताकि फ्यूचर में हमेशा तुम उसको यूज कर सको। ये नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है। एंड तुम्हारे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पेपर में आएंगे तो उसके लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि एमसीक्यूज जो है तुम्हारे मार्क्स को बिगाड़ सकते हैं बुरे तरीके से। तो मैं हर रोज एमसीक्यू डालती हूँ आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, वो जरूर सॉल्व किया करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, हमारे चैप्टर को। सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है कि भैया ये फाइनेंस का मतलब क्या है। व्हाट डू यू इवन मीन बाय द वर्ड फाइनेंस। देखो, तो फाइनेंस का सिंपल भाषा में मतलब है पैसा। ठीक है, अगर तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, नई ब्रांच खोलनी है, कुछ भी करना है, बिजनेस को सांस लेने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जैसे इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, बिजनेस को सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत है। हर तरीके की एक्टिविटी के लिए बिजनेस को पैसा चाहिए, इसी को हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, क्यों चाहिए? लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म डे टू डे वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा चाहिए। जैसे कि अगर तुम्हें लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग कुछ भी ऐसा खरीदना है तो पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर तुम्हें सैलरी भरनी है, रेंट भरना है, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, कुछ भी ऐसा करना है, उसके लिए भी तुम्हें पैसे की जरूरत होती है। तो फॉर एवरीथिंग दैट अ बिजनेस नीड्स टू डू, अ बिजनेस नीड्स फाइनेंस, नीड्स मनी फॉर इट। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पर अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म्स में पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि पैसा बहुत जरूरी है, उसी पैसे को मैनेज करने के टास्क को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे। कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ स्टडी ऑफ एक्वायरिंग फंड्स। कहते हैं तुम पैसा कहाँ से लाओगे, पैसा कहां से लेकर आओगे। अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं बेटा पैसा लाने के। तुम लोन के फॉर्म में लेके आ सकते हो, तुम अपने शेयर्स बेच के पैसा लेके आ सकते हो। तो तुम पैसा कहां से लेकर आओगे, अगर पैसा ले आए तो उसको कहाँ पे यूटिलाइज करोगे, उसको कहाँ यूज करोगे? फिक्स्ड एसेट्स में यूज करोगे, करंट एसेट्स में यूज करोगे, लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए यूज करोगे, एक्सपेंसेस के लिए यूज करोगे। कहाँ यूज करोगे उस पैसे को? वो सारी चीजें, पैसे को कहाँ पे लाना है, कहाँ से लाना है और कहाँ पे लगाना है, इन दोनों चीजों की स्टडी करना, इन दोनों चीजों को मैनेज करना ही मेरा क्या कहलाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमें करनी है, वो ये ध्यान में रखते हुए करनी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? कई बार हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मुझे अपनी कॉस्ट कम करनी है, तो अगर मुझे कॉस्ट कम करनी है तो मैं किसी अलग जगह पे पैसा लगाऊंगी। कई बार हो सकता है कि मुझे अपना रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाना है, अगर मुझे रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाना है तो मैं प्रोडक्शन बढ़ाने में पैसा लगाऊंगी। ठीक है, अगर कॉस्ट कम करनी है तो मैं जो पैसे को यूटिलाइज है वो सैलरीज में कम करूंगी, फॉर एग्जाम्पल रेंट कम करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो पैसे को कहाँ से ला रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, ठीक है, उसका ध्यान रखना है, उस चीज को मैनेज करना है इन टर्म्स ऑफ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। रेवेन्यू बढ़ाना, कॉस्ट कम करना, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा। एंड तुम्हारे जो भी बेटा शेयर होल्डर्स हैं, कौन? तुम्हारे जो भी प्रोवाइडर ऑफ फंड्स हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके गोल्स को ध्यान में रखते हुए तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान तुम्हें पैसा दे रहा है वो फ्री में पैसा नहीं दे रहा, वो बदले में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा तुमसे। तो वो जो तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम्हारे शेयर होल्डर्स या लोन जिससे भी तुम ले रहे हो, है ना, जो लोग तुम्हें पैसा दे रहे हैं, जो भी तुम्हारे प्रोवाइडर्स ऑफ फंड है, उनके एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए, तुम्हारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए तुम्हें
तुम्हारे पैसे की, फाइनेंसेस की मैनेजमेंट करनी है। किस किस चीज की मैनेजमेंट करनी है? पैसा कहाँ से ला रहे हो, पैसा कहाँ पे लगा रहे हो, इन दोनों चीजों की मैनेजमेंट करनी है। ये ध्यान में रखते हुए कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारे शेयर होल्डर्स का गोल क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर हमने ये बोला कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। कहते हैं बेटा तुम जितने अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे वो डायरेक्टली अप्लाई होगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा तुम्हारे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ पे। अगर तुमने मैनेजमेंट अच्छे से कर ली तो तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करी तो तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्थ तुम्हारी कंपनी की खराब हो जाएगी। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में। देखते हैं कैसा कैसा रोल प्ले करता है। तो उसके लिए हमारे पास एक्रोनिम क्या है, एसिड्स। एसिड्स, ठीक है, मैंने साथ के साथ हर एक चीज का एक्रोनियम स्लाइड्स में ही डाला हुआ है। ठीक है, तुम्हें ये नोट्स में ही, स्लाइड्स में ही सारे एक्रोनियम मिल जाएंगे। एक्रोनियम क्या है, एसिड्स। देखते हैं क्या क्या रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहली चीज, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तुम अगर अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कितना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। ठीक है, इससे तुम्हारी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड कितना है। ठीक है, बहुत बार हमें कैश इन हैंड की जरूरत होती है कि हमें पैसा तो है पर वो मशीन में लगा दिया। अब मशीन टेक्निकली है तो एसेट, पर मशीन को बेच के पैसा आएगा, वो कैश इन हैंड नहीं है ना। कितना पैसा इन हैंड है ताकि तुम सैलरीज और रेंट दे सको, तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, तो लॉन्ग टर्म में कितना पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म में कितना पैसा लगाना है, ये सारी चीजें तुम डिसाइड करते हो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही ये डिसाइड करती है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में कितना पैसा लगाया जाएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट में कितना पैसा कहाँ पे लगा के रखना है, तुम्हें क्रेडिट पॉलिसी क्या तुम्हारी होनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में तुम्हारी जो है क्रेडिट पॉलिसी कितनी होनी चाहिए, इन्वेंट्री कितने दिनों की रखनी है, 1 महीने की इन्वेंट्री रखोगे, 2 महीने की इन्वेंट्री रखोगे। ठीक है, एंड इट विल अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। अगेन ये भी प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को अफेक्ट करेगा। तो ये जो सारे डिसीजंस हैं ये भी तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर ही लेते हो। ठीक है, आइटम्स इन द पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में तुम्हारी जो आइटम्स है उनका ध्यान रखना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, कितना इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, ठीक है, कितनी पेमेंट डिविडेंड में कर रहे हो तुम। ठीक है, इन सभी चीजों से भी तुम्हारी जो है फाइनेंशियल हेल्थ अफेक्ट होती है और इन सब का ध्यान भी तुम रखते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर। डिवीजन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट और इक्विटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही तुम ये भी डिसाइड करते हो कि तुम्हें लोन कितना लेना है और शेयर होल्डर से कितना पैसा लेना है। ठीक है, अगर अभी ये सारी चीजें नहीं समझ आ रही हैं, वैसे तो बहुत आसान है, समझ आई थिंक आ रही होंगी, अगर नहीं समझ आ रही है तो धीरे धीरे जब हम पूरा चैप्टर करेंगे तो ये सारी चीजें ही जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज लाइक अ क्रिस्प शॉर्ट समरी कि हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे ये डिसाइड करें कि डेट में कितना पैसा लगाना है, इक्विटी में कितना पैसा लगाना है। हम ये डिसाइड करेंगे कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल की, जैसे बात हो रही थी ना कि वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाएंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि हम अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना पैसा लगाएंगे, अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स में कितना पैसा लगाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड करेंगे और यही चीजें हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे करना है। सिमिलरली यही फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, कितना पैसा तुमने कौन से फिक्स्ड एसेट में लगाना है। ठीक है, कितना पैसा तुमने कौन से फिक्स्ड एसेट में लगाना है, ये भी तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर ही डिसाइड करते हो, जो कि आगे पूरे चैप्टर में तुम पढ़ोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो हम ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरी की पूरी कर रहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये कर क्यों रहे हैं, क्यों जरूरी है इतना ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। इसका एक बहुत सिंपल सा छोटा सा आंसर है, वो ये है कि भैया जी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, हमें अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना है। देखो बेटा, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स ही सारे का सारा पैसा लेके बैठे होते हैं। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स है ना यही कंपनी के ओनर होते हैं। हाउ डू यू बिकम अ ओनर, हाउ डू यू बिकम अ शेयर होल्डर, बाय इन्वेस्टिंग योर मनी। अगर तुम्हारे पास पैसा है तुम अपने पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। तुमने कंपनी में पैसा क्यों इन्वेस्ट किया है, ताकि तुम्हें उससे कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सके, ताकि तुम्हें उससे मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। ठीक है ना। अब
एक शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है, एक कंपनी का मालिक सिर्फ और सिर्फ ये चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकूं, ज्यादा पैसा बना सकूं। और ओनर वहीं पैसा लगाएगा, शेयर होल्डर इन्वेस्टर वहीं पैसा लगाएगा जहां पे उसको लग रहा है कि मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। सो कोई भी कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अपने ओनर्स, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करा जाए। वेल्थ मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब है कि जितना भी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पैसे पे उनको हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है रिटर्न लाकर दे सके। मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम अपने शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को दे सके, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को ना बेसिकली ड्यूअल बेनिफिट चाहिए होता है। शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है, शेयर होल्डर्स कैसे पैसा कमाते हैं? दो तरीके से पैसा कमाते हैं। पहली चीज, अगर तुम्हारी कंपनी कुछ भी अच्छा करे, तुम्हारी कंपनी कुछ भी अच्छा करे, अगर तुम्हारी कंपनी की एक अच्छी न्यूज आ जाए मार्केट में, तो क्या होगा? तुम्हारी कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है शेयर मार्केट में वो ऊपर चली जाएगी। मतलब अगर मैंने कंपनी का शेयर खरीदा है 10 रुपए का, आज उस कंपनी की पॉजिटिव न्यूज आ गई मार्केट में, तो फिर मेरा जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, मेरा शेयर 12 रुपए का हो जाएगा। तो मैंने खरीदा 10 रुपए का, बेचा 12 रुपए का, सीधा सीधा 2 रुपए पर शेयर का हो गया मेरा प्रॉफिट। तो एक कंपनी के शेयर होल्डर सबसे पहले पैसा कैसे कमाते हैं? जब कंपनी की पॉजिटिव न्यूज आती है, शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, तो शेयर होल्डर के प्राइस, शेयर की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अगर वो बेचेगा तो महंगे रेट पे बेचेगा तो पैसा कमाएगा। दूसरी चीज, जब कंपनी देती है डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया, कंपनी उस प्रॉफिट का क्या करेगी? अगर मेरा एक छोटा सा भी बिजनेस है, मेरी छोटी सी किराने की दुकान है, मेरी किराने की दुकान से जो भी प्रॉफिट आता है मैं क्या करती हूँ? अपने घर लेके जाती हूँ, है ना, अपना घर में उस पैसे को यूज करती हूँ। ऐसे ही एक कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है? जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन शेयर होल्डर्स के बीच में उस प्रॉफिट को बांट देती है, ताकि शेयर होल्डर अपने घर लेके जाए उस प्रॉफिट को और उस प्रॉफिट से अपना घर चलाएं। तो जब प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, जिसको मैं डिविडेंड बोलती हूँ, तब भी शेयर होल्डर पैसा कमाता है। और जब कंपनी के शेयर की वैल्यू ऊपर जाती है तब भी एक शेयर होल्डर पैसा कमाता है। तो ये दोनों ही चीजें करना, ये दोनों ही चीजें करना शेयर होल्डर के हित में है, शेयर होल्डर के लिए बेनिफिशियल है। इन दोनों ही चीजों से शेयर होल्डर पैसा कमाता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि शेयर होल्डर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, अच्छा, कैसे कर सकते हो तुम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज? कैसे कर सकते हो? अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट। कहते हैं तुम अपने ऑब्जेक्टिव को, तुम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा कर सकते हो? जब भी पैसे की जरूरत है, सही रेट पे सही अमाउंट ऑफ पैसा तुम्हें मिल जाए। अगर आज मुझे अपने बिजनेस में पैसे की जरूरत है, तो अगर मैं लोन ले रही हूँ अपने बिजनेस में, तो मुझे कम से कम रेट पे लोन मिल जाए। जब भी पैसा चाहिए उसे टाइम पैसा मिल जाए और कम से कम रेट पे पैसा मिल जाए, ये हमारा है। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाएगी, कंपनी को जो है बेनिफिट हो जाएगा। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फिर अब पैसा सही तरीके से ले लिया, पैसे को सही तरीके से यूज भी करो। ये तो सबसे ऊपर पड़ा है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? एक्वायरिंग द फंड्स, यूटिलाइजिंग द फंड्स सही तरीके से। तो एक्वायर सही तरीके से किया, जब भी चाहिए था सही रेट पे किया। अब यूटिलाइज भी सही तरीके से करना है, अगर यूटिलाइज भी अच्छे से किया तो भी अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लोगे। पैसे को सेफ रखा जाए, पैसे को डुबाया ना जाए, बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स, री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट्स। पैसे को सेफ रखा जाए। ऐसा नहीं है कि अगर पैसा कमा लिया तो पैसा उड़ा दिया, है ना, कसिनो में गए, गेम खेली, पैसा उड़ा दिया। नहीं, पैसे को बचा के रखो, रिजर्व बना के रखो, ताकि फ्यूचर में यूज आ सके। ठीक है, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बना के रखो, एक अच्छा स्प्लिट बना के रखो इक्विटी शेयर्स और लोन डेट के बीच में, ताकि तुम्हारी जो कंपनी है वो कैपिटल पे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सके। फिर से मैं कह रही हूं, अगर अभी ये चीजें नहीं समझ आ रही तो पूरे चैप्टर में इन्हीं चीजों को धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बेसिकली बोला जाए तो हम ये चार तरीकों से, इन चार तरीकों से अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर सकते हैं। सही जगह से पैसे लेके आओ, एक्वायरिंग ऑफ फंड्स अच्छे से करो, यूटिलाइजेशन अच्छे से करो। फिर यूटिलाइज करने, देखो पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया, पैसा मिला तो पैसे को कहीं लगाया,
पैसा कहीं लगा दिया तो पैसे से कुछ रिटर्न मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा उसको सेफ तरीके से रखूं, प्रॉफिट को सही तरीके से यूटिलाइज करूं, है ना, फिर जो रिटर्न आया, और एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बना के रखूं, यानी डेट और इक्विटी के बीच में एक अच्छा स्प्लिट मैं बना के रखूं। इसके ऊपर बहुत डिटेल अभी चर्चा करनी बाकी है। तो क्या क्या आएगा हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर? अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड तुम कैसे पूरा कर सकते हो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को, ये सब मैंने बताया है। अब देखो, अब यहां से मेन कहानी शुरू होती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करी कैसे जाती है। करी कैसे जाती है, मैंने तुम्हें बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, पैसा सही से लेके आना, सही से लगाना। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हो? शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए। कैसे करी जा सकती है? सही से लाना, सही से लगाना, सेफ्टी रखना, पैसे की कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना। अगर ये सब कुछ करते हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकती है। अब मैं इन्हीं सारी चीजों को एक वेल स्ट्रक्चर्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। अभी तक तुम्हें बहुत घिचपिच लग रही होगी, यार ये भी करना है, ये भी करना है, करना क्या है एक्चुअल में? तो मैं पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 सिंपल पॉइंट्स में तुम्हें बताऊंगी कि कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करी जा सकती है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तुम्हें 3 तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं। अगर तुम ये तीनों डिसीजन को सही तरीके से ले लेते हो, तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगा, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। कौन से 3 डिसीजन? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, फाइनेंसिंग से रिलेटेड डिसीजन और डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन। अगर तुम इन तीनों डिसीजन को सही तरीके से लेते हो तो तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगा। तुम्हारा जो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का जो तुम्हारा गोल है वो पूरा हो जाएगा। शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, वो जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगी अगर ये तीनों डिसीजन सही तरीके से लेते हो। और आगे का तुम्हारा पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर इन्हीं तीनों डिसीजंस के बारे में है कि ये तीनों डिसीजन कैसे लिए जा सकते हैं, इन तीनों डिसीजन में क्या क्या आएगा और क्या तुम्हें डिसाइड, कब क्या डिसाइड करना है। तो एक एक करके इन तीनों डिसीजंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाम पढ़ के ही समझ आ रहा होगा भैया कि जो पैसा आया है, जो भी पैसा हमारे पास है, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। देखो, अच्छा मैं फिर से एक छोटी सी तुम्हें रिकैप देती हूँ। मैंने तुम्हें अभी तक क्या बोला था? पैसे को सही तरीके से एक्वायर करना है। एक्वायर करने वाला पार्ट आएगा फाइनेंसिंग डिसीजन में। पैसे को सही जगह पे यूटिलाइज करना है, वो आएगा इन्वेस्टिंग डिसीजन में। अब देखो, मैं कह रही हूँ कि ना मुझे एक बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? वो यहाँ। अब पैसा मुझे मिल गया, पैसा जो मिला उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगी ना, तो उसको मैंने यूटिलाइज किया, इन्वेस्ट कर दिया। अगर पैसा कहीं मैंने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट के बदले में रिटर्न भी तो मिलेगा, कुछ तो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा ना इन्वेस्टमेंट के बदले में। तो वो जो भी मुझे प्रॉफिट मिला, जो भी मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, उसका क्या करूं? उसका क्या करूं? जो भी मुझे पैसा मिला, पैसा आया, पैसा लगाया, पैसा लगाने की वजह से जो भी मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, जो भी मुझे प्रॉफिट मिला, अब उसका क्या करूं? अब उसका क्या करूं, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो चीज हम तीसरे डिसीजन में डिस्कस करेंगे। तो हो गई ना पूरी कहानी क्लियर? पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ लगाया जाएगा, पैसा लगाने के बाद जो रिटर्न आएगा उसका क्या किया जाएगा। ये तीनों चीजों को अगर तुम क्लैरिफाई कर दो, इन तीनों डिसीजंस को सही से ले लो, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले, वैसे तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए, है ना। तो चलो सबसे पहले मैं ये समझाती हूँ तुम्हें कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा, इसके इस डिसीजन को, पैसे को कहाँ से एक्वायर किया जाएगा, इस डिसीजन को बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा कहाँ से लाया जाएगा, पैसे को कहाँ से एक्वायर किया जाएगा, इस डिसीजन को बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, डिसीजन रिलेटेड टू वेरियस सोर्सेज, किस सोर्स से पैसा आएगा। सोर्स दो ही होते हैं, या तो डेट में, कर्जे में डूब जाओ, या फिर ओनर्स फंड, ओनर को, शेयर होल्डर्स को पैसा दो, शेयर्स अपनी कंपनी के बेचो। तो या तो तुम लोन ले सकते हो या अपनी कंपनी के शेयर्स बेच सकते हो। अगर तुमने देखा हो थोड़ा सा भी अपना शार्क टैंक, शार्क टैंक पे ये होता है। अब तो वैसे दोनों ही होते हैं, शार्क टैंक पे दोनों ही काम होते हैं। शार्क्स जो है तुम्हारी कंपनी की इक्विटी भी लेते हैं और तुम्हें लोन भी देते हैं। ठीक है, अगर तुम अपनी कंपनी की इक्विटी शेयर बेचोगे तो वो ओनर्स फंड में आएगा, लोन लेते हो तो बोरोड फंड में आएगा। और रिलेटिव प्रपोर्शन बिटवीन देम, और कितना, जरूरी तो नहीं है कि 100%। अगर तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए तो या तो तुम 10 लाख का लोन ले लो,
या तो तुम अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेच दो और 10 लाख रुपए किसी से शेयर होल्डर से ले लो, या फिर तुम आधा आधा भी तो कर सकते हो। 5 लाख का लोन ले लो, 5 लाख किसी शेयर होल्डर से ले लो, 2 लाख का लोन ले लो, 8 लाख किसी शेयर होल्डर से ले लो। तो क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, लोन कितने का लेना है और अपनी कंपनी के शेयर्स कितने रुपए में बेचने हैं, ये तुम डिसाइड करो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न कितना चाहिए, कॉस्ट कितना आएगा, रिस्क कितना होगा, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसको अभी छोड़ दो। अभी के लिए फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये पढ़ते हैं कि पैसा जो आएगा हमारे पास वो बोरोड फंड से आएगा या ओनर्स फंड से आएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग डिसीजन में होगा कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें, यानी कि अपनी सैलरीज और इन सब चीजों के लिए पैसा बचा के रखें, है ना, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसा बचा के रखें, जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डे टू डे खर्चों के लिए, जैसे कि सैलरी, रेंट, बिजली पानी का खर्चा, इन सब के लिए रखे पैसा। ये लॉन्ग टर्म में पैसा लगा दे, लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट कर दे, जिसको मैं कैपिटल बजटिंग बोलती हूँ, या जिसको मैं फिक्स्ड एसेट की इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ, जिसमें मेरे मशीनरी, टूल्स, व्हीकल्स, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें आती हैं। तो मैं लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाऊं या शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल एसेट्स में पैसा लगाऊं, ये मैं इन्वेस्टिंग डिसीजन में डिसाइड करती हूँ। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कुछ रिटर्न मिला, प्रॉफिट मिला, उस प्रॉफिट से क्या करूं, उस प्रॉफिट से क्या करूं, दो काम कर सकती हूँ। या तो उस प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दूं ताकि मेरे बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो सके, या फिर उस पैसे को मैं अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर दूं एज अ डिविडेंड। तो देखो, अगर मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, मैं दो काम कर सकती हूँ। या तो मैं बोलूंगी कि ना मुझे एक नया बिल्डिंग लेना है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है ना, इसको मैं री इन्वेस्ट कर देती हूँ और एक बिल्डिंग खरीद लेती हूँ। या फिर मैं बोलूंगी कि नहीं, मुझे कहीं री इन्वेस्ट करना ही नहीं है, मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट है ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं पैसा, तो मैं री इन्वेस्ट करूंगी नहीं। मैं क्या करूंगी, मैं अपने शेयर होल्डर्स को दे देती हूँ। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके प्रॉफिट का हिस्सा दे देती हूँ, वो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, वो अपने घर ले जाएंगे, अपने घर पे यूज कर लेंगे पैसे को। तो मैं क्या डिविडेंड दूं या री इन्वेस्ट करूं, ये थोड़ा सा डिविडेंड, थोड़ा सा री इन्वेस्टमेंट, कितना क्या प्रपोर्शन रहेगा, वो आता है मेरे डिविडेंड डिसीजन के अंदर, ठीक है। मैनेजमेंट को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, मैनेजमेंट को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन डिविडेंड एंड द री इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। तो ये मेरे तीनों टाइप ऑफ रहने वाले डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। तो अगली क्लास में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ तुम डाउट पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।